8th क्लास के बच्चों के लिए फिर आज एक नया वीडियो मैंने तैयार किया है जिसमें विज्ञान के क्वेश्चन और आंसर होंगे और ओडी टाइप क्वेश्चन भी होंगे जो इस साल के पेपरों में एग्ज़ामों में अवश्य आएंगे। और कई बच्चों के कमेंट आने पर मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की ओर और जिसमें मैं आप लोगों को समझाता जाऊँगा डायरेक्ट ओडी टाइप के क्वेश्चन। बहुविकल्पीय प्रश्न लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना। इसमें यही आएगा, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना। दूसरा है, संचरणीय रोगों का प्रमुख रोग वाहक है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी क्या होता है, जो ना कई जगह बैठती है, गंदगी बैठती है, इस कारण से ये बीमारी उत्पन्न होती है। तीसरा है, विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो हम लोग जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी अधिकता के कारण जो ना ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश बहुत बड़ा संसाधन है। पूरे पृथ्वी पे सूरज से ही हमारा जो जीवन जो ना उसी से चलता है, उससे हमारे तमाम प्रकार के काम होते हैं। ऊष्मा मिलती है, फसलें पकती हैं, ये सब सूर्य के प्रकाश से ही संभव है। पांचवा है, हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? इसका है, मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में जनन संभव है। यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन्स का उत्पाद पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है? तो इसका आगा इंसुलिन। जो शुगर की बीमारी होती है वो इंसुलिन न बनने के कारण ही शुगर की बीमारी होती है और इंसान को शुगर हो जाती है। जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है। कौन सा बल पानी को धरती की ओर खींचता है? इसमें आगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है पानी को अपनी ओर खींचता है, यानी धरती पे पानी गिरता है। अगला है 8वां, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया बल कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती? तड़ित के कारण है। तड़ित के कारण सुनामी नहीं आती। क्योंकि क्या है, जो बिजली वगैरह जो गरजती है उसके लिए तड़ित चालक में एक ऐसी विधि होती है जो उसके लिए बिजली को बाहर ले जाके फेंक देती है। इसी वजह से क्या है, सुनामी नहीं आती। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का कोई संबंध नहीं होता। आपतन कोण परावर्तन कोण दूसरे से एकदम भिन्न है, इसलिए इनमें कोई संबंध नहीं होता। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर की तरफ ले चलता हूं, जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और जो अति महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप लोग इसके लिए लॉक कर लीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 11, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खरपतवार जो हमारा गेहूं चना जो फसलें होती हैं उसके पास में अनचाही जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। और ये फसल की वृद्धि में ज़्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि जितना पोषक आहार अपन फसल के लिए देते हैं उसको ये लोग भी ग्रहण कर लेते हैं, तो ये फसल को बढ़ने नहीं देते। इसको बोलते हैं खरपतवार, जो हमारी फसल के आसपास लगे रहते हैं। आपने खेतों में देखा होगा, खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग आते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको हटाना आवश्यक होता है। इनको हटाना इसलिए आवश्यक होता है, अन्यथा ये फसल की वृद्धि में बाधा डालते हैं। यही वाली बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इनको नहीं हटाओगे तो ये फसल की वृद्धि में बाधा डालते हैं। जो हम पोषक तत्व खाद वगैरह जो डालते हैं उसको ये लोग भी ग्रहण कर लेते हैं और फसल को बढ़ने नहीं देते। पशुओं और मनुष्यों के लिए ये विषैले
हानिकारक भी हो सकते हैं। इनका नियंत्रण निम्न प्रकार किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? नंबर 1, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इन्हें नष्ट किया जा सकता है। जब क्या होता है, हमारी जब फसल कट जाती है तो वो सूख जाता है खेत, उस सूखे हुए खेत को पहले जोतना चाहिए और उसको खाली छोड़ देना चाहिए। उससे क्या होगा, ये खरपतवार भी उखड़ जाएंगे संग में और इनकी जड़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी और ये सूख जाएंगे। नष्ट किया जा सकता है। खेत जोतने पर ये सूख कर नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2 है, पुष्पन एवं बीज बनने से पहले इन्हें हाथ से, खुरपी से या एरो की सहायता से हटाया जा सकता है। जब हमारे फसल जब छोटी होती है, बिल्कुल छोटे छोटे पुष्प उग रहे होते हैं, उस समय इनको हटाना अनिवार्य हो जाता है। अगर ये नहीं हटाएंगे तो ये फसल को बढ़ने नहीं देंगे। इनको क्या है, देखा हुआ आपने खेतों में किसान लोग अपने हाथों से भी हटाते हैं, खुरपी की सहायता से हटाते हैं। जब इनकी संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर एरो भी चलवाई जाती है, तो वो पौध ऊपर से नीचे हो जाती है। लेकिन ये हटने के बाद में पौध दोबारा कहते हैं वृद्धि करती है अपनी यथास्थिति में, हटाया जा सकता है। खेतों में खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो जो बाजार में जो दवाई जो मिलती है, जो रासायनिक जो कहते हैं पेस्ट जो रहता है, जो तरल पदार्थ रहता है, वो आपने देखो खेतों में वो किसान लोग की कट्टी बांध लेते हैं, वो छिड़कते जाते हैं उसके लिए पौधे पे। तो वो इसी के बचाव के लिए होता है कि खरपतवार नष्ट हो जाए। दूसरा है, वैक्सीन टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। वैक्सीन की कार्यप्रणाली, जब मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, प्रविष्ट कराया यानी इंजेक्शन के रूप में हम जो कहते हैं वैक्सीन लेते हैं, तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगजनक को नष्ट कर देती है। जो बीमारी होती है उसको वो खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदैव बनी रहती है तथा रोगकारक सूक्ष्म जीव से सदैव हमारी सुरक्षा होती रहती है। इस प्रकार वैक्सीन टीका हमारे शरीर में कार्य करती रहती है। अभी आपने देखा होगा कोरोना के समय में जो वैक्सीन जो चली थी, वो वैक्सीन यही थी कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था उसके बचाव के लिए कोरोना की वैक्सीन बनी और लोगों के लिए आराम हुआ। और वैक्सीन जो ना पूरे देश भर में चली, वैक्सीनेशन पूरे देश भर में चला और सभी लोगों के लिए वैक्सीन लगाई गई थी। चूँकि आगे चल के ये किसी को ना हो इसलिए वैक्सीन लगाई गई थी। ये वैक्सीन है। और अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है। पेट्रोल जो है वो जमीन से निकलता है, वो कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर में। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हो गए, समुद्र में जो जीव जंतु रहते थे ये मृत हो गए, मर गए, तो इनके शरीर समुद्र के तल में जाकर बैठ गए। अब जो चीज़ मर गई वो जमीन पे जाके बैठ गई, समुद्र का जो तल रहता है, जो उसकी तली रहती है, उसमें बैठ गए। जब ये मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों के बाद, एक लंबा समय जब गुजर गया, लाखों वर्ष गुजर गए, वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति, अब क्या है, चूंकि वो जमीन के अंदर चले गए, तल में चले गए, वहाँ वायु मिली नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिली इनके लिए। उच्च ताप और उच्च दाब, अब उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। इस तरह से पेट्रोल का निर्माण हुआ और पेट्रोल जब से हम लोगों को प्राप्त होने लगा और ये जीव जंतुओं से ही बना है। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैव विविधता यानी जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसकी रक्षा क्यों आवश्यक है, इसमें ये समझाने का मैं पूर्ण कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। और बड़ा भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता, हमें जैव विविधता के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इसके कारण ही पृथ्वी पर हमारा जीवन है। इसके द्वारा पर्यावरण प्रभावित होता है, इसका दुष्प्रभाव और कुप्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब पेड़ पौधे
अथवा हमारा पर्यावरण ही सुरक्षित नहीं होगा तो हम किस प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं। इसी कारण इसकी संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और मैं अब आप लोगों के लिए आने वाले क्वेश्चनों पे ले जाऊंगा और आज के लिए मैं विराम लगाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन है, बड़े 5-5 नंबर के क्वेश्चन है जी, और आप लोगों के लिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और गहनता से पढ़ना है। और जितने आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे, तल्लीनता से पढ़ोगे और हाई कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ोगे तो आपके ये काम जरूर आएंगे। जो आने वाले क्वेश्चन हैं 2026 के एग्जामिनेशन में डेफिनेट इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे। ये बच्चों ने आप लोगों के कहने पर और आपके निवेदन आग्रह करने पर मैंने इसको तैयार किया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके आगे के क्वेश्चन लिखाऊंगा। जय हिंद, गुड बाय।